Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube channel. So today we are going to discuss about the lesson number 2 of science paper 2, that is life processes in a living organism part 1. So जैसे कि इस लेसन के पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन किस तरह से हो जाता है, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होकर किस तरह से एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसके बारे में हमने जानकारी इस लेसन के पहले पार्ट के वीडियो में ले ली है. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अनाएरोबिक रेस्पिरेशन. इस वीडियो में हम जान लेते हैं अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितने अमाउंट में हमें एटीपी मिलते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे. जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, सो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज होती है. वैसे ही प्रोटीन एज वेल एज लिपिड्स के बारे में भी कहा जा सकता है. हमने देखा था इन शॉर्ट पहले वीडियो में कि लिपिड्स से भी हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं एंड प्रोटीन से अमीनो एसिड्स मिलते हैं, उनसे भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह से ये एनर्जी प्रोडक्शन होता है लिपिड्स या फिर प्रोटीन के बारे में. तो चलिए पेज नंबर 15 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स. सो यहाँ पर उन्होंने 2 चार्ट दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में. इसमें से फर्स्ट चार्ट के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे. उसमें तीनों कंटेंट दिए हैं उन्होंने कि कार्बोहाइड्रेट में किस तरह से एनर्जी जनरेट होती है, जो हमने पहले के वीडियो में देखा है. अभी लिपिड्स का कन्वर्जन किस में होता है और प्रोटीन्स का कन्वर्जन किस में होता है. सो लिपिड्स का, जैसे कि मैंने बताया पहले के वीडियो में कि लिपिड्स का कन्वर्जन जो है वो फैटी एसिड में हो जाता है, दैट इज़ द सिंपलर फॉर्म ऑफ दैट लिपिड. और प्रोटीन का जो कन्वर्जन होता है वो अमीनो एसिड्स में होता है. और जैसे कि आपको पता है एज यूजुअल कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म क्या है, ग्लूकोज. सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होकर वो 3 वैसे ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड फिर एसिटिल कोएंजाइम ए मिल जाता है. तो अभी प्रोटीन के लिपिड्स के बारे में, अभी लिपिड्स के बारे में या फिर अभी प्रोटीन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लिपिड्स का जब फैटी एसिड में कन्वर्जन हो जाता है तब हमें एसिटिल कोएंजाइम मिल जाता है. सो एसिटिल कोएंजाइम मिलने के बाद हमें एसिटिल कोएंजाइम से फिर से वो एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में चला जाता है. क्रेब्स साइकिल में उसके ऊपर जो साइक्लिक रिएक्शंस हो जाती है, उन साइक्लिक रिएक्शंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है. सेम कंडीशन प्रोटीन्स के बारे में भी हो जाती है. प्रोटीन्स के बारे में जब कभी प्रोटीन्स से एनर्जी गेन करनी हो तब प्रोटीन्स जो है वो उनका कन्वर्जन अमीनो एसिड्स में हो जाता है. अमीनो एसिड्स का फिर कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम में हो जाता है और यही एसिटिल कोएंजाइम में फर्दर क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाके उसमें साइक्लिक रिएक्शंस होकर हमें उससे भी एनर्जी सेम अमाउंट में CO2, H2O एंड एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो मिल जाता है. सो ये तीनों जो सोर्सेस है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, ये तीनों एनर्जी के ही सोर्सेस है. लेकिन ये सब जो हमने देखा ये एरोबिक कंडीशन के बारे में देखा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है सेल में. अभी नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है आपको. सो उस चार्ट में अनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, उन्होंने कहा है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है. आपको जैसे पता है अनाएरोबिक का मीनिंग ही है विदाउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और हम कह सकते हैं इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी इट इज़ इन वेरी लेस अमाउंट. सो इसमें जब अभी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरह से हो जाता है वो हम देखते हैं. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम लेते हैं एग्जाम्पल
ग्लूकोज का कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस के अंदर चला जाता है, ग्लाइकोलिसिस में से हमें पायरुविक एसिड मिलता है, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाता है। अभी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस आ गई है यहाँ पर, यही डिफरेंस है दोनों प्रोसेसेस में, जैसे कि एरोबिक एंड अनएरोबिक। ये जो हम देख रहे हैं वो अनएरोबिक के बारे में है, यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस इस वजह से आ जाती है, पायरुविक एसिड के बाद फर्मेंटेशन हो जाता है और फर्मेंटेशन के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल विनेगर, विटामिन्स एक्सेट्रा हमें मिल जाते हैं। एंड ये किसके आप एग्जाम्पल्स किस चीज़ में, ये किस ऑर्गेनिजम्स में हो जाते हैं। सो वेरियस माइक्रोब्स जो है उनके बारे में है ये एग्जाम्पल एप्लीकेबल है, उनके अंदर इस टाइप का अनएरोबिक टाइप का जो रेस्पिरेशन है वो हो जाता है और एनर्जी प्रोडक्शन होता रहता है। सेम अगर हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस का दूसरा जो पाथवे यहाँ पर दिया है, जो कि राइट हैंड साइड की तरफ उन्होंने दिया है, दैट इज पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से जो निकलता है वो इट अंडरगोज द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड फर्मेंटेशन के बाद उसका अल्कोहल तैयार हो जाता है। और ये किस चीज़ में हो जाता है, यीस्ट के बारे में उन्होंने बताया, यीस्ट। वैसे ही थर्ड जो पाथवे दिया है दैट इज पायरुविक एसिड, अगेन फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड उसका कन्वर्जन है लैक्टिक एसिड में हो जाता है। और ये हमें देखने को मिलता है किस चीज़ में, इरिथ्रोसाइट्स और मसल सेल्स के बारे में। सो ये एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तीनों तरह से फर्मेंटेशन जो है, ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस से जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में किस तरह से हो जाता है ये हम इस चार्ट से देख सकते हैं। अभी देखते हैं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या दी है। तो चलिए, एनर्जी प्रोडक्शन इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। और ये किन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हो रहा है, तो ये हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर उन्होंने बताया फर्स्ट सेंटेंस में ही कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो दे कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उनका जो पैटर्न है रेस्पिरेशन का वो उस तरह से है कि वो दे कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल मेनी बैक्टीरिया सच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं कि जिनमें दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस वजह से दे हैव टू परफॉर्म anaerobic respiration and for this anaerobic respiration for energy production. So glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. यहाँ पर आप अंडरलाइन करके ले सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं अनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, जिनकी वजह से हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं दैट इज़ पायरुविक एसिड। वो फिर पायरुविक एसिड इट अंडरगोज द डिफरेंट प्रोसेसेस एंड इट क्रिएट्स और इट जनरेट्स द एनर्जी। सो ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, याद रखिए। ग्लूकोज इज अ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन। इस टाइप के रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो हो जाता है, लेकिन जैसे कि हमने कहा है पहले सेंटेंस में ही कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है क्या, नहीं है। सो लेस ऑक्सीजन होने के कारण ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है वो पूरी तरह से हो नहीं पाता, इस वजह से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर इस केस में अनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। सो लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा if you compare anaerobic respiration with the aerobic respiration, then you will observe that in case of the anaerobic respiration
you will get less amount of the energy as compared to the aerobic respiration. So pyruvic acid produced through the glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of the some enzymes in this process. So जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर शुरुआत में मैंने जब ये चार्ट एक्सप्लेन किया तब हमने तीनों पाथवे देखे। इसमें जो पायरुविक एसिड जो तैयार हो जाता है फर्मेंटेशन के बाद, सो ये पायरुविक एसिड इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू द ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक एसिड। उसका पायरुविक एसिड में पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन है वो अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड में हो जाता है और अल्कोहल, और विद द हेल्प ऑफ द सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। और इस पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन अल्कोहल में हो जाता है या फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो जाता है, इसके लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द फर्मेंटेशन। और ये पूरी जो प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन हो जाता है या फिर अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाता है, तो ये सारी जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स and aerobic microorganisms also perform anaerobic respirations instead of aerobic respiration if there is a depletion in oxygen level in the surrounding। अभी यहाँ पर उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दिया है कि some higher plants as well as some animals, so they also performs the anaerobic respiration, but whenever less amount of oxygen is available, so in that condition only the some animals as well as some higher plants they perform the anaerobic type of the respiration। और ये किस कंडीशन में होता है? if there is a depletion of the oxygen level, ऑक्सीजन की अगर कमी है तो उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर हायर प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म हो या फिर एनिमल हो, सो उस कंडीशन में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देते हैं। सो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल ये विदाउट फेल आप एग्ज़ाम में पेपर लिखते वक्त भी ये मेंशन करने हैं आपको एग्जाम्पल। जैसे कि सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो सीड्स हैं, कौन से भी प्लांट के जो सीड्स अगर ले लो, वो दे आल्सो परफॉर्म्स द एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज अ सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये भी लिखना ज़रूरी है। किस कंडीशन में? जब कभी सॉइल जो है वो सबमर्ज्ड हो गई है। सबमर्ज्ड यानी कि क्या? पानी के नीचे ये पूरी ज़मीन चली गई है या फिर पानी की क्वांटिटी या फिर मात्रा ज़्यादा हो गई है, इस वजह से वो सीड जो है वो सीड को प्रॉपर ऑक्सीजन जो है हवा का वो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में दैट सीड आल्सो परफॉर्म्स द अनारोबिक रेस्पिरेशन। वैसे ही सिमिलरली आवर मसल सेल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का मसल सेल्स का एग्जांपल दिया है। मसल सेल्स आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। जैसे कि आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जैसे कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। अभी ये किस तरह से या फिर किस चीज़ से हमें पता चल जाता है? जैसे कि ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड इज एक्यूमुलेट्स ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। जैसे हम कभी एक्सरसाइज जब करते हैं तब आपको पता है लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। वो लेस अमाउंट में एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि वो मसल्स जो हैं, पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स के जो मसल्स है जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशंस मोड में चले जाते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसे कि आपको पता है लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में एक्यूमुलेट होना या फिर स्टोर होना, जमा होना शुरू हो जाता है और इस वजह से हमें क्या हो जाता है? थकान महसूस होती है। वी फील टायर्ड। दिस इज ऑल अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ फ्रॉम दिस टेबल ऑल्सो। ये जो फ्लो चार्ट जो दिया है, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, और ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कंप्लीट द फ्लो चार्ट
और कुछ ब्लैंक स्पेसेस वहाँ पर दी होगी, तो आपको वो फिल करनी है प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए आपको ये दोनों जो फ्लो चार्ट्स है आपके जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। As we know, there are three main food components, that is carbohydrates, proteins as well as fats. So carbohydrates के बारे में how we get the energy from the carbohydrate in aerobic, as well as how we get the energy from the other sources, that also we have discussed. So next, that is energy from the different food components. In this, excess of the carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of the glycogen. What is the source of proteins? What are they made up of? दो क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर उन्होंने कि जैसे पहले कहा है कि एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं डेली रूटीन में, हम तो ऐसे हमें पता नहीं है कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट की ज़रूरत है हमारी बॉडी को। जैसे हम फूड लेते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, अंडरस्टूड। लेकिन कभी वो क्या हो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है एक्सेस जो है डेली रूटीन एक्टिविटी में जितने कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलनी है वो हमें मिल जाती है, लेकिन जो बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्लाइकोजन फॉर्मेट में हमारी बॉडी में सेव हो जाते हैं। वैसे ही उन्होंने यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का सोर्स क्या है और प्रोटीन्स किससे बनते हैं। सो प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड्स। जैसे कि हमने एटीपी के बारे में पढ़ा, एटीपी का फॉस्फेट का ग्रुप जो है वो अटैच होके उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वैसे ही प्रोटीन्स के बारे में भी, प्रोटीन्स जो है दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये ध्यान में रखिए, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो यानी कि क्या, बड़ा। ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, बड़ा है साइज में प्रोटीन का। और ये हाउ इट मेड अप ऑफ, इट इज फॉर्म बाय द बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड। जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड इकट्ठा जब हो जाते हैं तब एक मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो प्रोटीन का बन जाता है। प्रोटीन्स ऑफ द एनिमल्स ओरिजिन्स आर कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ये भी आप सेंटेंस अंडरलाइन करके रख सकते हैं। जो एनिमल्स से प्रोटीन हमें मिलते हैं, दैट प्रोटीन वी कॉल्ड इट एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन, एंड वी गेट 4 किलोकैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 किलोकैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही सेम अमाउंट में एनर्जी हमें प्रोटीन से भी मिल जाती है, दैट इज 4 किलोकैलोरी एनर्जी फ्रॉम ईच ग्राम ऑफ प्रोटीन और पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। और ये जो अमीनो एसिड्स है वो किस वजह से और कब ऑब्टेन होते हैं, जब कभी भी प्रोटीन जो है उनका डाइजेशन हो जाता है सेल के अंदर, और तब सेल में से प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद हमें अमीनो एसिड जो है वो मिल जाते हैं। सो दोज अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड द सेल वाया ब्लड। और यही जो अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन से हमें मिले हैं बॉडी को, तो वो अमीनो एसिड जो है वो सर्कुलेट हो जाते हैं ब्लड, वाया ब्लड दे गेट ट्रांसफर इनटू ईच एंड एवरी ऑर्गन or the each and every cell of our body. So from these amino acids, organs and the cell produce the various proteins necessary for themselves. और इन अमीनो एसिड्स की हेल्प से जो बॉडी है या फिर बॉडी के ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, इन अमीनो एसिड्स को कलेक्ट करते हैं और उनसे जो प्रोटीन हमारे बॉडी को ज़रूरी है वैसे प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म करने का काम ये ऑर्गन्स जो है या फिर सेल्स जो है हमारी बॉडी की करती रहती है। मतलब अमीनो एसिड्स ये ब्लड से होकर जब गुज़रते हैं सेल में या फिर ऑर्गन्स में जाते हैं, तब ये अमीनो एसिड्स कलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पर और उनसे फिर से नए टाइप के जो जिस प्रोटीन की एक्चुअल में हमारे बॉडी को ज़रूरत है वैसे प्रोटीन तैयार हो जाते हैं। प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स एंड द होल बॉडी।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रोटीन्स जो बनते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होते हैं और सेल के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है, तो वैसे प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोडक्शन हो जाता है। दोज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डायग्राम दी है आपके टेक्स्ट बुक में भी। प्रोटीन जो है, अमीनो एसिड जो है, वो अलग अलग तरह से किस प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन प्रोटीन का क्या रोल है वो यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हैं अमीनो एसिड्स बीच में लिखा है उन्होंने, तो उससे स्किन, मेलानिन, केराटिन, इसके लिए कुछ अमीनो एसिड्स यूटिलाइज हो जाते हैं। बोन्स में ओसिन नाम का जो है प्रोटीन वो सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, सेल्स में वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, various enzymes that also get synthesized with the help of this amino acids. Next, पैनक्रियाज में इंसुलिन है या फिर ट्रिप्सिन है, ये भी एंजाइम्स है। ये इनका भी सिंथेसिस जो है वो प्रोटीन के माध्यम से, या फिर पहले प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड की ज़रूरत है। इन अमीनो एसिड की हेल्प से ही इसका भी फॉर्मेशन हो जाता है, जो पैनक्रियाज में इंसुलिन या फिर ट्रिप्सिन जैसे हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसमें वेरियस हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो भी कुछ हार्मोन्स है वो भी अमीनो एसिड की हेल्प से ही बन जाते हैं। नेक्स्ट, मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स, जो एक्टिन एंड मायोसिन जो मसल्स में जो एक्टिन एंड माइलिन का शीट जो रहता है, खास करके नर्व मसल्स या फिर नर्व फाइबर में वो हमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए जो प्रोटीन ज़रूरी है उसका भी फॉर्मेशन अमीनो एसिड्स के हेल्प से ही हो जाता है। नेक्स्ट, ब्लड में हीमोग्लोबिन है या फिर एंटीबॉडीज़ जो है उसका भी फॉर्मेशन जो है वो इन अमीनो एसिड्स के हेल्प से ही हो जाता है। तो ये हो गया प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को, और प्रोटीन का कन्वर्जन जो है, अलग अलग प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड्स में होकर फिर उन अमीनो एसिड से डिज़ायरेबल या फिर उन अमीनो एसिड से जो ज़रूरी प्रोटीन जो है बॉडी के लिए वो किस तरह से सिंथेसिस हो जाते हैं वो हमने जाना। अभी यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है। एक्सेस ऑफ द अमीनो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। उन्होंने कहा है कि जो एक्सेस अमाउंट में जब अमीनो एसिड्स तैयार हो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा ग्लूकोज के बारे में, एक्सेस अमाउंट में अगर ग्लूकोज हो जाता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, या फिर कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में सेव हो जाता है बॉडी में। वैसे ही अगर एक्सेस अमाउंट में अमीनो एसिड अगर तैयार हो जाते हैं बॉडी में, सो इट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोटीन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्टोर्ड नहीं होते बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की तरह। दे आर ब्रोकन डाउन एंड अमोनिया फॉर्म्ड इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। उनका क्या हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में अगर प्रोटीन आप लेते हैं तो उस एक्सेस अमाउंट वाले प्रोटीन्स का क्या हो जाता है, वो स्टोर्ड होने के बजाय उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन होकर उनका अमोनिया जो है वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है और वो बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। इफ नेसेसरी, excess of proteins are converted into the other useful substances like a glucose through the process of the gluconeogenesis। अगर excess of protein हो गए हैं बॉडी में और बॉडी को अगर एनर्जी की ज़रूरत है, तब उस कंडीशन में वो excess of protein का भी कन्वर्जन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है। लेकिन उस केस में जो प्रोसेस है, दैट इज द नेम दे हैव गिवन, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। नियोजेनेसिस, नियो यानी कि फॉर्म होना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस यानी कि टू प्रोड्यूस। सो इस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू द अदर यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक अ ग्लूकोज। प्रोटीन का कन्वर्जन उस कंडीशन में ग्लूकोज में हो जाता है। दैट्स वाई दे हैव name given here, that is
gluconeogenesis. Next, plants produce the necessary amino acids from the minerals de novo and thereby produce the different proteins. An enzyme that is Rubisco is present in the plant's chloroplast is the most abundant protein फाउंड इन द नेचर. प्लांट्स के बारे में भी जैसे ह्यूमन बीइंग में या फिर एनिमल्स में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स तैयार हो जाता है, उसी तरह प्लांट्स में भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है. उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज द रूबिस्को इज द नेम ऑफ दैट प्रोटीन विच दे हैव गिवन. इट ऑकर्ड अबंडेंटली इन द नेचर. सो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स. अभी ये तो जानकारी ली हमने प्रोटीन्स के बारे में, लेकिन लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स कहाँ से मिलते हैं, हमें कौन से सोर्सेस से मिलते हैं, या फिर लिपिड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, चलिए देखते हैं. तो द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड्स एंड द अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज अ लिपिड्स. सो अंडरलाइन करके ले सकते हैं आप, लिपिड्स किसे कहा जाता है, जो सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स, स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड तैयार हो जाता है किसके बीच में, बिटवीन द फैटी एसिड एंड अल्कोहल. फैटी एसिड एंड अल्कोहल के बीच में जब अगर स्पेसिफिक बॉन्ड तैयार हो जाता है, उससे जो सब्सटेंस तैयार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लिपिड्स. सो digestions of the lipids consumed by us is a nothing but their conversion into the fatty acid. जैसे मैंने बताया कि लिपिड्स का सिंपलर फॉर्म क्या है, तो वो है फैटी एसिड. सो डाइजेशन ऑफ द लिपिड इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ दैट लिपिड इनटू द फैटी एसिड. यानी कि सिंपलर फॉर्म में उसका कन्वर्जन होता है, जो कि है फैटी एसिड एंड अल्कोहल. फैटी एसिड एंड अल्कोहल दोनों प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं whenever there is a digestion of the lipids occurs in our body, we get a two product, that is the fatty acid and alcohol. Understood? So ये fatty acid क्या है, lipids का ही simpler form है. So fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body. fatty acid क्या हो जाते हैं, absorbed हो जाते हैं बॉडी में और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे कि हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं या फिर सेल्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. एंड फ्रॉम दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस्ड वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देमसेल्फ. और उन्हीं फैटी एसिड से अलग अलग जो सेल्स है, डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस्ड वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर देमसेल्फ. जैसे प्रोटीन्स के बारे में था, सेम वैसे ही है यहाँ पर. उन फैटी एसिड्स का इस्तेमाल अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस जो है, जो कि सेल को ज़रूरी है, वैसे सब्सटेंस का प्रोडक्शन करने के लिए उन फैटी एसिड का इस्तेमाल हो जाता है. एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल्स called as a phospholipids which are essential for producing plasma membrane are formed from fatty acids. जहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है फॉस्फोलिपिड्स का, जो कि क्या है, जो मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज अ फॉस्फोलिपिड्स उन्होंने कहा है विच इज़ इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फॉस्फोलिपिड से क्या बन जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार हो जाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि क्या, कवरिंग जो है सेल का, वो तैयार होने के लिए फॉस्फोलिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है. सो बिसाइड फैटी एसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स लाइक. फैटी एसिड का इम्पॉर्टेंट और एक यहाँ पर यहाँ पर फैटी एसिड का एक यूज़ बताया है कि फैटी एसिड्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे फॉर्म, फैटी एसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स. हार्मोन्स जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स जो है ऐसे कि जिनका प्रोडक्शन फैटी एसिड से ही होता है. फॉर एग्जांपल लाइक प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है, अल्डोस्टेरॉन है, एक्सेट्रा. एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ द नर्व सेल. जैसे हमने पढ़ा एक्टिन माइलिन शीथ, दैट इज एक्सॉन के अराउंड जो कवरिंग रहता है, तो वो भी कवरिंग जो है वो फैटी एसिड से तैयार हो जाता है. सो वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स में भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. लेकिन अगर इफ़ यू कंपेयर दिस लिपिड विद दिस ऑल टू
that is the carbohydrate as well as protein, then you will see the difference, that is lipid से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, that is 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें 1 ग्राम लिपिड से मिल जाती है। सो ये बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आप कह सकते हैं। सो अंडरलाइन करके रख सकते हैं आप अपने टेक्स्ट बुक में इस सेंटेंस को। सो 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हमें 1 ग्राम लिपिड से मिल जाती है। सो एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। अगर लिपिड्स ज़्यादा हम लेते हैं डाइट में, अगर फैटी सब्सटेंस जो लिपिड्स ज़्यादा अगर लेते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, तो एक्सेस अमाउंट में जो लिपिड्स है वो स्टोर्ड हो जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में, स्टोर्ड हो जाते हैं बॉडी के। तो इस तरह से लिपिड्स के बारे में ये जानकारी हमने ली है। तो आज की वीडियो में हमने जानकारी ली अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अनएरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होता है और किस प्रकार से अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। हमने ये भी जाना कि प्रोटीन्स के बारे में या फिर लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स में किस प्रकार से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोटीन का रोल क्या है, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। उसी प्रकार लिपिड के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली कि लिपिड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, लिपिड्स का यूज़ क्या है और किस तरह से वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और लिपिड से हमें कितने अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो इस वीडियो में हमने इन सब के बारे में जानकारी ली है। तो इसके आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स का क्या रोल है एनर्जी प्रोडक्शन में और किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो हम जानेंगे। और उसके बाद सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।